स्वागत है दोस्तों आपका श्री राम क्लासेस बीकानेर पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आरपीएससी से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम हैं मोस्टली उनमें पूछा जाता है। टॉपिक है राजस्थान का परिचय। ठीक है, तो माँ सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय को हम पहली बार जब देखेंगे तो हम राजस्थान की स्थिति से हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। राजस्थान की स्थिति, देखो राजस्थान की स्थिति को हम तीन तरीके से जानेंगे। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति हम जानेंगे ग्लोब पर। ठीक है, तो जब ग्लोब की हम बात करते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब क्या है, वास्तव में पृथ्वी की जो प्रतिकृति होती है, पृथ्वी का जो मॉडल होता है, पृथ्वी का जो लघु मॉडल है उसको ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं हम खींची हुई देखते हैं, कुछ रेखाएं हम खींची हुई देखते हैं। उनमें से कुछ रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं और कुछ रेखाएं हमारी खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये आपने जरूर देखा होगा। अक्षांश और देशांतर अभी हमारे आरएस के सिलेबस में नहीं है। हम आगे अन्य जो कोई भी टॉपिक होंगे उनमें अक्षांश देशांतर से संबंधित हम जरूर बात करेंगे। तो अब लेकिन सामान्य परिचय आवश्यक है। तो ये जो खड़ी रेखाएं जो हमें नजर आती हैं, इन खड़ी रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, और ये जो आड़ी रेखाएं हमारी, इन आड़ी रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची क्यों गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची क्यों गई हैं, क्यों आवश्यक हुई इनकी। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको खींचे जाने का जो उद्देश्य है वो मैं बता दूं। इनको खींचे जाने का उद्देश्य है किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। जब हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं ग्लोब पर या विश्व मानचित्र पर, तो हम अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इस ग्लोब को तो ग्लोब के दो ध्रुव हैं, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, और इसे मान लेते हैं ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये है, ये वाली जो रेखा आपको नजर आती है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम कहते हैं हमारी ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं और ग्रीनविच है और भूमध्य रेखा है, उनकी स्थिति इस प्रकार होती है। ओके, जब हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो हमें उसके अक्षांश और देशांतर पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसे ग्लोब पर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति एक बार अक्षांश और देशांतर के आधार पर देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है। देखो हमारा राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश तक। इसके अलावा राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ओके, अब जब आपको साफ दिख रहा है कि हमारे अक्षांश नॉर्थ हैं यानी उत्तरी अक्षांश हैं और हमारे देशांतर पूर्वी हैं, तो ये तो कन्फर्म है। एक बात क्या कन्फर्म है कि हम भूमध्य रेखा के उत्तर में हैं। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा के नॉर्थ की ओर जब हम चलते हैं तब सभी अक्षांश कौन से होते हैं, उत्तरी होते हैं। कहां तक, 90 डिग्री तक। सभी अक्षांश क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश। कहां तक, 90 डिग्री तक। वैसे ही ठीक है, दक्षिण में सभी अक्षांश दक्षिणी होते हैं, तो हम भूमध्य रेखा के उत्तर में हैं। वैसे ही ग्रीनविच के पूर्व में जितने भी देशांतर होते हैं पूर्वी कहलाते हैं और ग्रीनविच के पश्चिम में जितने भी देशांतर होते हैं वो पश्चिमी कहलाते हैं। तो हम देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से शुरू होते हैं, तो हम जहां पर हैं वो है ग्रीनविच का पूर्वी प्रदेश। तो हम ग्रीनविच के या ग्रीनविच रेखा के कहां स्थित हैं, पूर्व में स्थित हैं। ओके,
देखो ये 0 डिग्री है होती है ग्रीनविच। अब 0 1 2 3 4 5 6 करते हुए हमारा जो विस्तार शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 69 डिग्री 30 मिनट से, और कहाँ तक है 69 70 71 72 करते हुए कहाँ तक आ जाते हैं हम, 78 डिग्री 17 मिनट तक। ऐसे ही नॉर्थ अक्षांशों की बात करें तो ये 0 डिग्री है, 0 1 2 3 4 5 करते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश, और कहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश तक। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब देखो हम बात करते हैं गोलार्ध की। क्वेश्चन क्या आता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है कि राजस्थान विश्व मानचित्र पर अथवा ग्लोब पर किन गोलार्धों में स्थित है। हमें कैसे पता चलेगा कि राजस्थान किन गोलार्धों में है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है। देखो ध्यान से देखना, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री तक, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री तक जितने भी अक्षांश हैं और गोलार्ध है वो सभी उत्तरी है, और इसके दक्षिण में 90 डिग्री तक जो भी गोलार्ध और अक्षांश है वो सभी दक्षिणी हैं। ऐसे ही ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जो भी देशांतर और गोलार्ध है वो पूर्वी है, और ऐसे ही पश्चिम में कौन सा होता है, पश्चिमी हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम कहाँ चल रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध पर। कारण देखो हमारे देशांतर कौन से हैं, पूर्व हैं, और वो 69 30 से 78 17 तक है। ओके, तो हम गोलार्ध की बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में तो कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में कौन सा गोलार्ध हो गया, पूर्वी। तो हमारा जो राजस्थान है विश्व मानचित्र पर कौन से दो गोलार्धों में है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व 2 गोलार्धों में है। ओके, तो ये बात बन गई। अब क्वेश्चन सीधा सा याद रखिए कि राजस्थान विश्व मानचित्र पर कितने गोलार्धों में है, तो आप आंसर देंगे उत्तर पूर्व 2 गोलार्धों में है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है भारत के संदर्भ में कहाँ है। यानी क्वेश्चन आता है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति क्या है, या ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, सीधा क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। ओके, देखना एक बार, ये मान लीजिए हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो गया। ये मान लिया भारत है, ठीक है। अब ये भारत में ये हमारा राजस्थान। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो राजस्थान है वो भारत के संदर्भ में कहाँ है। तो यूँ अगर हम करते हैं तो ये हमारा राजस्थान है। देख लीजिए राजस्थान कहाँ आता है, राजस्थान कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कहाँ से करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जो जहाँ से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं भारत में, वो स्थान होता है नागपुर, ये महाराष्ट्र में है। एक और क्वेश्चन बनता है कि यदि हमें किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करनी हो भारत में, तो हम कहाँ से करते हैं। तो भारत में समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात की जाती है सदैव चेन्नई समुद्र तट से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चेन्नई समुद्र तट से हमें किसी स्थान की ऊंचाई का पता चलता है, क्योंकि हम सदैव जो ऊंचाइयां हैं वो कहाँ से निर्धारित करते हैं, समुद्र तल से निर्धारित करते हैं। और भारत में कौन सा समुद्र तल लिया जाता है, चेन्नई, ठीक है। और किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कहाँ से करेंगे, नागपुर से। और राजस्थान के संदर्भ, भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। ओके, इसके बाद हम ज्ञात करते हैं राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति, ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति के कटिबंध क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो कटिबंधीय स्थिति जब हमें पता लगेगी तो उसके आधार पर हम क्या कर पाएंगे, राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति का निर्धारण भी कर पाएंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन तो वो यही है कि कटिबंध क्या होते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा और ये अक्षांश रेखाएं,
तो इन अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, राइट। अब हमें राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति को जानना है, तो इसके लिए हमें पहले एक बार राजस्थान का मैप बनाना होगा। ठीक है, अब देखो राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति हम किस प्रकार निर्धारित करेंगे। कर्क रेखा, इसमें हम कर्क रेखा की स्थिति भी हमें पता लग जाएगी। कर्क रेखा राजस्थान में कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो कर्क रेखा, जिसको हम प्रधान अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है और ये हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से गुजरती है। ठीक है, अब ये कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, एक ही बात है। ये मकर रेखा, ये कौन सी, कर्क रेखा, राइट। अब देखो ऐसा है कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन जहां होता है वो कर्क और मकर रेखाएं होती हैं। आप जानते हैं 21 जून को सूर्य यहां सीधा होता है, 22 दिसंबर को यहां सीधा होता है। इनसे ऊपर और इससे नीचे सूर्य कभी भी नहीं आता जाता है, यानी सूर्य की किरणें इससे ऊपर और इससे नीचे कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर सीधी नहीं चमकती हैं। ओके, तो ये वाला जो जोन है ये निश्चित है, जब सूर्य यहां से यहां उत्तरायण और दक्षिणायन करता है तो ये कन्फर्म है कि हमारा जो ये एरिया है सूर्य से सबसे ज्यादा ताप प्राप्त करेगा। तो सर्वाधिक ताप प्राप्त किए जाने की वजह से इस एरिया को हम क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंध कह देते हैं। क्या कहलाएगा ये, उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर राजस्थान का विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट, 23-3 से 30-12 है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक लाइन खींच दें हम 45 डिग्री नॉर्थ, तो पता है क्या होता है कि कर्क से मकर रेखा तक तो एरिया उष्ण कटिबंध कहलाता है और इस कर्क से लेके इस 45 डिग्री तक का जो एरिया है वो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब इसमें ना 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान विश्व मानचित्र पर कितने कटिबंधों में स्थित है, तब आंसर होता है 2। कौन कौन से, एक तो उपोष्ण और एक उष्ण। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का अधिकांश विस्तार किन कटिबंधों में आता है, तो राजस्थान का अधिकांश विस्तार किन कटिबंधों में है, उपोष्ण कटिबंधों में। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं जो आता है वो ये है, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के वे जिले बताएं जो कि उष्ण कटिबंधों में आते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये कौन से कटिबंधों में आते हैं, उष्ण कटिबंधों में आते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का वह जिला जो उष्ण कटिबंधों में स्थित है और ऑप्शन में बांसवाड़ा भी मिले, डूंगरपुर भी मिले, तब हमें आंसर करना है बांसवाड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एक अलग बात है, बांसवाड़ा अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो हम आंसर कर सकते हैं डूंगरपुर, राइट। ओके, तो ये तो हो गई हमारे राजस्थान की स्थिति। अब क्या करते हैं हम, राजस्थान की स्थिति के बाद राजस्थान का नाम रखते हैं। राजस्थान का नाम किस तरह से राजस्थान हुआ, इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। देखो आप ये तो जानते ही हैं, क्योंकि राजस्थान का जो नाम है सदैव राजस्थान नहीं था, विभिन्न प्रोसेस से गुजरकर इसका नाम राजस्थान हुआ। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो किस तरह से राजस्थान हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार वगैरह पे। ठीक है, तो देखो राजस्थान का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का नाम एक तो होता है ब्रह्मगिरी, ठीक है, राजस्थान को ब्रह्मगिरी भी कहा गया है। थार, ठीक है, या थार से पहले मैं लिखूं मरुकांतर, थार, रजवाड़ा, राजपुताना। जब अब रजवाड़ा वाली स्थिति आती है तो इसी समय राजस्थान को कुछ और भी नाम मिले थे, राजस्थानिया दित्य, ब्रह्मगिरी, मरुकांतर, थार,
रजवाड़ा, राजस्थानी आदित्य, राजपूताना, रायथान, राजस्थान। ठीक है, बात करते हैं हम इन पे। तो सबसे पहले ब्रह्मगिरी। देखो, ब्रह्मगिरी राजस्थान को कहा गया था वेदों में। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, गिरी का अर्थ है पर्वत। हमारा जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा से ही, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा से ही बड़े ऋषि मुनि की तपोभूमि रही है। तो इस वजह से हमारा राजस्थान क्या कहलाता था? ब्रह्मगिरी कहलाता था। उसके बाद है मरुकांतर। वाल्मीकि ने अपने रामायण में राजस्थान को क्या कहकर संबोधित किया था? मरुकांतर। मरुकांतर का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर मरुस्थल। उसके बाद थार। थार राजस्थान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है। थार राजस्थान के पश्चिमी भाग को कहा जाता है क्योंकि वहां पे एक जनजाति, कौन सी जनजाति? थारू। थारू जनजाति कौन से एरिया? पश्चिमी भाग समझ रहे हैं आप? अरावली के पश्चिम में, ये ध्यान रखना है ना, अरावली के पश्चिम में ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, इसको थार कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे एक जनजाति रहा करती थी, जनजाति का नाम थारू। उस थारू के कारण ये पश्चिमी राजस्थान थार कहलाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। थार का मरुस्थल, जो यहाँ पे जो विस्तृत मरुस्थल है, उसको इसी थारू जाति के कारण क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। आप ये भली भांति जानते हैं। थार का मरुस्थल, वास्तव में हमारे थार के मरुस्थल का नाम ये थोड़ी है, वास्तव में मरुस्थल का नाम है दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये हमारे थार मरुस्थल का वास्तविक नाम है। ओके, आगे चलते हैं। रजवाड़ा। अब देखो क्या हुआ कि इस थारू के बाद, यानी थारू जनजाति यहाँ रह रही है, राजस्थान थार कहला रहा है। इसके पश्चात हमारे यहाँ पे राजपूतों का उदय हुआ। जब राजपूतों का उदय हुआ तो राजपूतों के साथ यहाँ पे कुछ जनजाति, कुछ जातियाँ सक्रिय हुई राजस्थान में। उनमें एक चारण जाति सबसे विशेष थी। चारण जब साहित्य लिखा करते थे अपने राजा के लिए, तो उन साहित्य में राजा यानी कि चारण जाति ने राजस्थान को क्या कहकर संबोधित किया था? रजवाड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना, रजवाड़ा कहकर संबोधित किया। ओके, आगे बात करते हैं। एक वर्ड है राजस्थानियादित्य। बसंतगढ़ एक स्थान है, बसंतगढ़, ये बसंतगढ़ है सिरोही में। ठीक है, बसंतगढ़ क्षेत्र में एक मंदिर है, उस मंदिर परिसर क्षेत्र में एक शिलालेख मिला है 682 विक्रमी संवत। ये जो शिलालेख है ये कब का है? 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी, एक ही बात है। तो 682 विक्रमी संवत का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख कहलाता है। इस शिलालेख में राजस्थानियादित्य नाम मिलता है, लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं है कि राजस्थान को राजस्थानियादित्य कहा गया। लेकिन ये राजस्थान से मिलता जुलता नाम है, तो राजस्थान के संदर्भ के में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजपूताना की बात करते हैं। अब क्या हुआ? अंग्रेजी जो शासन है वो भारत में आया, और अंग्रेजी शासन जब भारत में आया तो वो राजस्थान में भी आएगा, स्वाभाविक है। तो राजपूताना एक अंग्रेज इतिहासकार कह सकते हैं, या जो भी पॉलिटिकल एजेंट वगैरह थे, तो ये थे जिनको हम कहते हैं जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये जॉर्ज थॉमस क्या था? राजपूताना कहा इन्होंने सन 1800 में। राजस्थान को राजपूताना कहा इन्होंने सन 1800 में। ठीक है, और पता है कि सन 1800 में इन्होंने राजपूताना कह दिया, लेकिन इस बात का पता 1805 ईस्वी में लगा। ठीक है, ये कैसे लगा? ये जो हमारे जॉर्ज थॉमस है ना, इन जॉर्ज थॉमस के एक मित्र हैं, मित्र का नाम है विलियम फ्रैंकलिन, ये मित्र का नाम है। ठीक है, अब विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी अपने दोस्त के ऊपर। बुक का नाम था दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये बुक का नाम द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस।
ये बुक का नाम था। अब इस बुक में विलियम फ्रैंकलिन ने ये उल्लेख किया है कि मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सन 1800 में क्या कहा था? राजपुताना कहा था। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड आते हैं। कर्नल जेम्स टोड कुछ लेख लिखते हैं, बहियां लिखते हैं, तो उनमें वो राजस्थान को रायथान कहकर संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? रायथान कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था दी एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक लिखी। और इस बुक में कर्नल जेम्स टोड ने संपूर्ण राजस्थान को पहली बार राजस्थान कहा था। कर्नल टोड ने ही राजस्थान को रायथान भी कहा था और कर्नल टोड ने ही अपनी पुस्तक ये वाली दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान कहा था पहली बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, जब हम बात करते हैं इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक का एक नाम और भी है और इस पुस्तक को कहा जाता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। केवल इतना भी कहते हैं, आगे भी कहते हैं दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये है राजस्थान के नाम की बात। लेकिन ये जो नाम जिसकी हमने चर्चा करी, ये कब तक के हैं? 1829 तक के हैं। 1829 ईस्वी तक के हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये राजस्थान कर्नल टोड ने तो संपूर्ण राजस्थान को पहली बार राजस्थान कहा था, लेकिन उससे पहले ही मुहणोत नैणसी और वीरभान ने राजस्थान के एक विशेष क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और वो विशेष क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान ही था। ठीक है, तो पहली बार राजस्थान को राजस्थान कहने वाले तो कौन थे? कर्नल टोड। लेकिन राजस्थान के एक विशेष क्षेत्र के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मुहणोत नैणसी एवं वीरभान। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो ये तो बात हो गई राजस्थान के नाम की 1829 ईस्वी तक, यानी आजादी से पहले तक। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग राजस्थान में कब हुआ? तो आजादी के बाद क्या हुआ? एकीकरण चला। जब एकीकरण का दूसरा चरण चल रहा था, 25 मार्च 1948 के दिन, 25 मार्च 1948 के दिन राजस्थान संघ बनाया गया और आजादी के बाद पहली बार राजस्थान के लिए एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान को फिर संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली? तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम मिल गया था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा वो बताता हूं। देखो, दो तिथियां, एक तो 30 मार्च और एक 1 नवंबर, ये दो तिथियां भी राजस्थान के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण हैं। ये दो तिथियां क्या हैं? देखो, 30 मार्च 1949 राजस्थान एकीकरण का चल रहा था चौथा चरण। इस एकीकरण के चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें, जिनको हम J3B भी लिखते हैं। J3 में 3 जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें राजस्थान एकीकरण में सम्मिलित हुई थी और इस सम्मेलन के कारण राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च को उस दिन, और आज भी हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था और इसी वजह से 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस।
ओके, ये बात हो गई है राजस्थान के नाम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार एवं क्षेत्रफल की। देखो, विस्तार हमने वैसे तो जान लिया है थोड़ा थोड़ा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। अब हम क्या करते हैं, राजस्थान का जो विस्तार है बड़े पैमाने पर, मतलब अक्षांशीय, देशांतरीय, कुल विस्तार, कुल अंतर, इन सभी को जानेंगे। देखना, ये हमारा राजस्थान मान लीजिए एक बार। ठीक है, ये हमारा राजस्थान, इसके विस्तार को हम पढ़ते हैं। देखो, जब हम राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं तो कुछ स्थान हमें देखने को मिलते हैं, यानी राजस्थान के जो अंतिम छोर हैं उनको जानेंगे। राजस्थान का जो विस्तार है वो शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार हो गया। बट एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार और कुल देशांतरीय विस्तार बताएं। तो कुल अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि यहां से यहां तक राजस्थान में कितना अंतर है। मतलब कोई ऐसे पूछे कि भाई आप यहां खड़े हैं, एक बंदा है वो यहां खड़ा है, दोनों के बीच कितना अंतर है, तो 5, 1, 5 - 1, 4 का अंतर। ठीक है, वैसे ही यहां से यहां तक कुल कितने अक्षांश और यहां से यहां तक कुल कितने देशांतर आ जाते हैं, बस वही है। तो अक्षांशीय विस्तार अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 3 मिनट। हमारे पास कुल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा, 12 में से 3 गए 9 मिनट और 30 में से 23 गए 7 डिग्री 9 मिनट तो कुल अक्षांशीय विस्तार हो गया, राइट। कुल देशांतरीय विस्तार 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 17 मिनट में से 30 मिनट माइनस नहीं होंगे, 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री में हमें 60 मिनट मिलेंगे। इधर 77 मिनट हो गए, 77 मिनट में से 30 मिनट माइनस किए तो बचे 47 मिनट। इधर 1 डिग्री दे दिया था, 77 बचे, 77 में से 69 गए तो कितने बचे, 8। तो 8 डिग्री 47 मिनट टोटल हमारा देशांतरीय विस्तार और 7 डिग्री 9 मिनट हमारा कुल अक्षांशीय विस्तार, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम राजस्थान के जो अंतिम किनारे हैं उनकी जानकारी लेते हैं। राजस्थान का अंतिम जो जिला है वो तो आप जानते ही हैं, अंतिम जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, और अंतिम जो स्थान है वो है बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है। राजस्थान में अंतिम जो जिला है उत्तर की ओर वो गंगानगर है। ठीक है, और जो हमारा अंतिम स्थान है वो है कोणा गांव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूर्वी जिले की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी जिला हमारा जो है वो आप जानते ही हैं धौलपुर है, और हमारा जो अंतिम छोर है स्थान वो है सिलान गांव, जो राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है। ये कुशलगढ़ तहसील में है, ये गंगानगर तहसील में है। इसके बाद यहां पर जिला है जैसलमेर, तहसील है सम, और स्थान है करटा विलेज। ठीक है, कुछ बुक्स में कटरा भी लिखा हुआ है, हिंदी वाली बुक आप पढ़ोगे तो उसमें कटरा है, और इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसमें करटा लिखा हुआ होता है। और करटा यानी इंग्लिश मीडियम में जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो होता है वो राइट माना जाता है। तो करटा विलेज वो अंतिम छोर पर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में अंतिम किनारों को मिलाते हुए अगर लंब डाले जाएं, अंतिम किनारे कौन से, ये वाले, इनको मिलाते हुए लंब डाले जाएं तो राजस्थान का विस्तार कितना होता है। तो अंतिम किनारा पूर्व से पश्चिम, तो राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक है 869 किमी, और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वह राजस्थान का 826 किमी। अब एक क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान में डाले गए जो लंब हैं उन लंब का कुल अंतर कितना है। तो 869 माइनस 826, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 2 गए 4, 43 किमी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है
कि यदि राजस्थान पर लंब डाले गए हैं तो वो किस जिले में एक दूसरे को काटते हैं। तो ये जिला तो होता है नागौर, स्थान होता है मेड़ता क्षेत्र में, और पर्टिकुलर कोई गांव का नाम भी आता है, एक पाम्पोलाई। पाम्पोलाई ये गांव है जो राजस्थान का पर्टिकुलर मध्यवर्ती स्थान है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये तो है राजस्थान पर लंब। अब एक क्वेश्चन आता विकर्ण के लिए कि राजस्थान में विकर्ण अगर खींचे जाएं तो वो कितने कितने होंगे। तो अगर ये विकर्ण खींचा जाए बीकानेर टू झालावाड़, ठीक है, तो ये करीब 850 किलोमीटर तक होता है। और अगर यूं अलवर से जालोर और सिरोही के आसपास अगर विकर्ण डाला जाए तो वो होता है करीब 784 किलोमीटर। यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक लंब डाला जाए और इधर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर लंब डाला जाए तो क्या होगा। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 किमी और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किमी। अब क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के विकर्णों का कुल अंतर, तो कुल अंतर हम निकाल लेते हैं। 850 माइनस 784, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे रह गए 4, 14 में से 8 गए 6, 66 किमी। यानी राजस्थान में खींचे गए लंब का जो अंतर है वो तो है 43 किमी, और राजस्थान में जो विकर्ण है अगर वो खींचे जाएं तो उनका अंतर होता है 66 किमी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक विस्तार राजस्थान में पूछते हैं समय के संदर्भ में। क्वेश्चन ऐसा होता है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम समय में कुल कितना अंतर है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम समय में कुल कितना अंतर है। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान में पूर्व से पश्चिम समय में अंतर, तो ये लगभग होता है 36 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लगभग सभी को पता है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम जो समय का अंतर है वो कितना है, 36 मिनट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमने जो बात की है ये बात हो गई राजस्थान के विस्तार पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं विस्तार को लेकर ही। चलो वो हम सीमाओं में पढ़ते हैं, यानी सीमा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कुछ। कैसे, इस तरह से आता है कि राजस्थान के दक्षिण सीमावर्ती जो जिले हैं वो कौन हैं और सर्वाधिक दक्षिणी जिले कौन हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। विस्तार के बाद हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं पे, और फिर टॉपिक में हम आगे बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह, और उसके बाद ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में जो सीमाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले सिंपल एक मैप बनाते हैं और उस मैप में राजस्थान की सीमाओं को हम देखते हैं। देखो, राजस्थान की जो सीमाएं हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इधर आप जानते हैं एक देश है, देश का नाम पाकिस्तान। ठीक है, इधर हमारा एक राज्य है पंजाब, इधर एक राज्य है हरियाणा, इधर एक राज्य है उत्तर प्रदेश, इधर एक राज्य है मध्य प्रदेश, और इधर एक राज्य है गुजरात। ठीक है, तो जब अगर पाकिस्तान से यानी किसी देश से सीमा लगेगी तो उस सीमा को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, और अगर किसी राज्य से सीमा लगती है तो इसको हम कहेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। सीमा की कुल लंबाई जानते हैं। कुल लंबाई 5920 किलोमीटर। अब हमारे पास दो सीमाएं दिख रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय है एक अंतर्राज्यीय। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लेंथ है वो करीब है 1070 किलोमीटर, और ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी टोटल लेंथ है 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो तरह की सीमा हो गई। अब इस सीमा पर जो हमारे राजस्थान के जिले हैं वो आता है क्वेश्चन में कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले बताएं। तो सीमावर्ती जो जिले हैं, हम एक एक राज्य की और इस पाकिस्तान के साथ अलग अलग सीमा पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे टोटल बात कर रहे हैं सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले कुल होते हैं हमारे पास 25।
ठीक है, 25 जिले हमारे पास हैं सीमावर्ती, राइट। अब अगर हम जिलों की बात कर रहे हैं 25, तो किस तरह से हैं ये 25? देखो इधर तो है पाकिस्तान की सीमा के साथ 4 जिले, सभी जिलों पर हम अलग अलग बात करेंगे, सीमाओं की हम अलग अलग बात करेंगे कंप्लीट, लेकिन अभी सिर्फ हम आउटलाइन निकाल रहे हैं, ठीक है। 4 जिले, और इधर जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं वो हैं 23 जिले। अब टोटल अगर करते हो तो 23 4 27 हो रहे हैं, 27 ही हो रहे हैं ना, लेकिन हमने तो लिखा है यहाँ पे 25। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर वो क्या है कि वो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। गंगानगर भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, तो वो एक ही जगह काउंट होंगे ना, इस वजह से उनकी संख्या 27 ना रहकर कितनी हो जाती है? 25 रह जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सीमावर्ती जिले तो हैं 25, आंतरिक जिले कितने हैं ये बताएं। तो आंतरिक जिलों की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक जिले हैं हमारे पास 8। आंतरिक जिले कितने हैं? 8। अब इन 8 आंतरिक जिलों को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, सिंपल ट्रिक है ना पा जो आ टा बू रा दो, नापा जो आटा बूरा दो। इसमें आता है नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, दौसा। ठीक है, नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, दौसा, ये 8 जिले हैं आंतरिक जिले, और ये 25 हैं कौन से? सीमावर्ती जिले। टोटल कितने हो गए? 33 जिले। हमारे राजस्थान में कितने जिले? 33 जिले। तो हमने बात करी है राजस्थान की सीमाओं पे। अब सीमावर्ती जो जिले हैं वो हमने जान लिया कितने हुए। सीमावर्ती जिले हैं हमारे पास टोटल 25। अब इन 25 जिले में से 4 जिले हैं, वो 4 जिले कौन से हो गए? 4 जिले हैं हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, और 23 जिले हैं हमारे पास अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग कहने का अर्थ है कि हम बात करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सीमा और क्षेत्रफल, ये दो हमारे पास बचता है, सीमा और क्षेत्रफल। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही हम करेंगे राजस्थान के कुछ भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में, और थोड़ी विशेषताएं हम लेंगे जिला और संभाग की। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।